वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शालिनी अब उसके दुख की वजह समझ सकते थे क्योंकि जब शालिनी को भी पता था विराट रघुवंशी कोई नहीं बल्कि अदिति का पति था। वो अदिति के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे लगता है अब तुम्हें जाकर विराट से बात करनी चाहिए। अदिति उसे बता देना चाहिए कि विदित उसका बेटा है। वो बहुत मुश्किल में है। जब तुम उसे ये बात बताओगी ना तो शायद उनसे इन हालातों से लड़ने की ताकत मिले। अदिति ने अपनी आंखों को आंसू पोंछते हुए एक नजर उठाकर शालिनी के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं शालिनी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं विराट को ये बता सकूं। इस बात का खुलासा करने के बाद क्या होगा इस बात का अंदाजा है मुझे। वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। वो कभी इस बात को नहीं मानेगा और मैं विदित को उस दर्द से गुजरने नहीं दे सकती। इतना कहते कहते अदिति फूट फूट कर रोने लगी। वहीं अपने कॉलेज में विदित और नव्या ने मिलकर अपने फिल्म प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था। उस प्रोजेक्ट की कुछ पिक्चर्स और वीडियो नव्या अपने लैपटॉप में देख रही थी। ये वही फोटो थी जो विदित ने अपनी किडनैपिंग से पहले उस बिल्डिंग के आसपास और उसके अंदर खींची थी जहां पर उसने किडनैप किया गया था। तभी अचानक से विदित की नजर एक लाल फीते वाली घड़ी पहने हाथ पर पड़ी। वे हाथ एक तस्वीर के अंदर थोड़ा सा नजर आ रहा था। विदित ने उसे जूम करके देखा और फिर नव्या से कहा, प्रिंसेस, मैंने ना बिल्कुल ऐसे ही घड़ी पहने हुए किसी को तो देखा है पर अभी याद नहीं आ रहा। यार अगर याद आ जाए ना तो सच में बहुत बड़ा क्लू मिल जाएगा। विदित की बात सुनकर नव्या ने बड़ी ही मासूमियत के साथ उससे कहा, विदित जैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। ऐसी रेड स्टेप वाली घड़ी तो मेरे पास भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो गिरोह है वो मैं चला रही हूँ। नव्या कितनी मासूमियत से ये बात कहने पर विदित को हंसी आ गई और बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, प्रिंसेस नव्या, मैं बस कह रहा हूँ कि मैंने इस तरह की वॉच पहने हुए किसी को देखा है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही कि हजारों लोग शायद इस तरह की वॉच पहनते होंगे। वैसे भी इस पिक्चर में तो और कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है ना। इतना कहकर विदित ने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और वो नव्या के साथ प्यार भरी बातें करने में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ विराट की गिरफ्तारी की खबर से परेशान काव्या आज ऑफिस से जल्दी घर लौट आई थी क्योंकि अब उसे इस बात की प्लानिंग करनी थी कि वो किस तरह से विराट को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाले। अपने रूम की चारों तरफ ढेर सारी फाइलें फैलाई काव्या नोट्स बनाने में लग गई कि उसे इस केस को लेकर किस तरह से शुरू करना है। वो जानती थी अगर उसने आगे से चलकर विराट से कहा कि वो उसका केस लड़ना चाहती है तो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा। उसे छुपकर ही विराट की मदद करनी होगी। काव्या ने उस लॉयर के बारे में पता किया जो विराट का केस लड़ने वाला था और दिल्ली के एक जानी मानी वकील होने के नाते काव्या को इस बात को पता करने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। दक्ष जैसे ही हॉस्पिटल से लौटकर घर आया काव्या को पूरे घर में ना देखकर वो हैरान रह गया। उसने काम कर रही मेड से काव्या के बारे में पूछा तो मेड ने उसे बताया, मैडम आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी लेकिन हम जब से आई है वो तब से अपने कमरे में कुछ काम करने में बिजी है। साहब आप हम कहे तो बुला दो। दक्ष ने अपना लैपटॉप टेबल पर रखते हुए मेड से पूछा, मैंने तुम्हें जो चीज दी थी वो तुम अपने घर रखकर आई हो ना, ऐसे ही तो कहीं नहीं छोड़ दिया उसे। दक्ष की बात सुनकर वो घबरा गई। उसने हड़बड़ाकर एक नजर सामने रखे डस्टबिन पर की तरफ डाली और अपने माथे से पसीना पहुंचा। दक्ष हॉस्पिटल से आने के बाद अपना डिनर करके अपने कमरे में जाकर सो गया। नव्या भी अपने बेडरूम में थी और काव्या अभी तक अपनी फाइलों में व्यस्त थी। कुछ देर के बाद जब काव्या को होश आया कि उसे काफी देर हो गई है तो वे अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आई लेकिन पूरे घर में सन्नाटा था। काव्या समझ गई थी कि दक्ष और नव्या दोनों ही सो चुके थे। अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ बेकार के पेपर्स को काव्या ने बाहर ड्राइंग रूम के एक कोने में रखे डस्टबिन में डालने के लिए जैसे ही उसे खोला कि उस डस्टबिन के अंदर एक पैकेट था। काव्या की नजर अचानक इस पैकेट पर चली गई। घर में इतने सारे नौकर चाकर होने की वजह से काव्या को अभी घर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन उस पैकेट को देखकर उसे न जाने ऐसा क्यों लगा कि उसने साथ कुछ जरूरी सामान हो सकता था। इसलिए काव्या ने अपनी मेड को आवाज देकर बुलाया। मेड ने आते ही काव्या से धीरे से पूछा, क्या हुआ मैडम, आपके खाने के लिए कुछ और बनाना है क्या। काव्या ने डस्टबिन में पड़े हुए पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ गलती से इसमें डाल दिया है क्या, पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है शायद यह पैकेट कुछ काम का है। मेड ने काव्या के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं मैडम, इसमें कुछ भी काम का नहीं है। ये तो साहब ने मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे फेंक दूं, शायद उनके कमरे का कोई रद्दी सामान होगा। काव्या ने मेड को वहां से जाने के लिए कहा और डस्टबिन को फिर से बंद करके वो जैसे ही आगे बढ़ी ना जाने क्यों उसके दिमाग में फिर से वही बातें घूमने लगी। काव्या पलटकर फिर से डस्टबिन के पास गई और चारों तरफ देखकर उसने डस्टबिन के अंदर से उस पैकेट को निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि काव्या अपने कमरे के अंदर दाखिल होती पीछे से नव्या की आवाज आई, आप अभी तक जाग रही हैं आंटी। आप आज पूरी रात काम करने का इरादा है क्या। नव्या की आवाज सुनते ही काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी बात बताओ, अब तक क्यों जाग रही हो। सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या। नव्या के हाथों में पकड़े हुए लैपटॉप को देखकर काव्या को हैरानी हो रही थी। उसे इस बात का आश्चर्य था कि इतनी रात को नव्या कॉलेज का काम कर रही थी। नव्या काव्या के करीब आई और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसी तस्वीर को जूम करके उसने काव्या को दिखाया, आंटी आप तो लॉयर है, बहुत सारे क्रिमिनल देखा होंगे आपने। अच्छा ये बताइए, इस फोटो में ये जो एक हाथ दिख रहा है जिसमें किसी ने एक रेड कलर की स्टेप वाली घड़ी पहनी हुई है, इसे देखकर क्या पता लगाया जा सकता है।
कि ये कौन है। नव्या की बात सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी और उसने हंसते हुए नव्या से कहा कि वो कब से इन बातों में सोचने लगी। बात को हल्के में लेते हुए काव्या ने उस तस्वीर की तरफ ठीक से देखा भी नहीं। उसने नव्या से कहा कि उसे ऑफिस का बहुत सारा काम करना था और इन सब छोटी छोटी बातों के लिए उसके पास वक्त नहीं है। काव्या की बात सुनकर नव्या ने वहीं काव्या के रूम में एक टेबल पर अपने लैपटॉप को रखा और फिर उसके बेड पर लेटते हुए कहा, आज मैं यही सो जाती हूँ आपके पास, आपके रूम में। वैसे भी आज पूरी रात काम करने वाली है, कोई तो होना चाहिए न आपको कंपनी देने वाला। काव्या ने मुस्कुराकर नव्या के चेहरे की तरफ देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा कि वो उसके कमरे में सो सकती थी। थोड़ी ही देर में नव्या गहरी नींद में सो गई। उसे एक मासूम बच्चे की तरह सोते देख काव्या को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। काफी देर तक काम करने के बाद काव्या की नजर अचानक से नव्या के लैपटॉप की तरफ गई जो अभी भी ऑन था और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मैंने अब उसकी बात सुनी नहीं, अब तब सुनी तक नहीं, अब देख लेती हूँ कौन सी फोटो दिखा रही थी वो मुझे। काव्या बड़े ही ध्यान से उन तस्वीरों को देखने लगी जो काव्या उसे दिखाना चाहती थी। उस तस्वीर को देखती काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक से उसे घबराहट होने लगी। वहीं दूसरी तरफ विद्युत अपनी इतनी काफी रात हो जाने के बाद भी सोया नहीं था और उसकी वजह थी अदिति। अदिति जो विराट की गिरफ्तारी को लेकर बहुत परेशान थी। विराट का नाम हर जगह आ जाने की वजह से अदिति के दिल में यह डर समा गया था कि कहीं विदित को सच पता ना चल जाए। और विदित ने भी उस न्यूज को कई बार देखा था, इसीलिए वो अदिति को इस बारे में पूछ रहा था। मॉम, क्या आप जानते हैं विराट रघुवंशी को? वैसे कुछ भी कहे मॉम, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होकर भी ये लोग कितना घटिया काम करते हैं। अगर ये आदमी मेरी आंखों के सामने आ जाए ना तो मैं इसका वो हाल करूंगा कि बस। अदिति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जिंदगी ने उसे एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो जानती थी कि विराट गलत नहीं हो सकता था, लेकिन अब विदित को विराट के लिए ऐसा बोलते देख अदिति को बहुत बुरा लग रहा था। उसने हिचकिचाती हुई सी आवाज में विदित से कहा, देखो बेटा, माना कि उनकी कंपनी के कंटेनर में की रितु की लाश मिली है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि इस समय इस आदमी मेरा मतलब विराट रघुवंशी का हाथ हो। विदित ने हैरान होते हुए अदिति के चेहरे की तरफ देखा और हल्की सी नाराजगी के साथ उससे पूछा, मॉम, जहाँ तक जानता हूँ आप अपने एनजीओ और वहाँ पर रहने वाली हर एक लड़की की लाइफ को लेकर बहुत केयरफुल है और रितु के साथ ने तो आपका एक स्पेशल कनेक्शन था। अब आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मॉम? उसकी डेड बॉडी मिली है इस आदमी की कंपनी के कंटेनर में। लेकिन अदिति विदित की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अनजाने में ही अदिति और विदित के बीच एक अजीब सी बहस चल रही थी। विदित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति विराट को जेल की सलाखों के पीछे देखकर परेशान क्यों थी। और जब बार बार विदित ने इस बारे में पूछा तो अदिति ने ऊंची आवाज में उसे जवाब दिया, जानना चाहते हो तुम तो सुनो, विराट रघुवंशी रूही के डैड है और उन्होंने भी तुम्हें पलट दिया था बेटा। आज अगर तुम्हारी जान बची है तो सिर्फ इनकी वजह से। अब तुम ही बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अदिति की बात सुनकर विदित कुछ देर के लिए चुप हो गया और अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, रूही के डैड? ओह, तो ये रूही के डैड है। ये भी उन बिजनेसमैन में से है जो दिखाने के लिए कुछ और, असल में कुछ और। अब समझ आया मॉम, उन्होंने मुझे ब्लड डोनेट इसलिए किया था ताकि लोगों को दिखा सके कि ये कितने अच्छे इंसान है, लेकिन असल में तो वो लोगों की जिंदगी का सौदा करते हैं। थैंक गॉड मुझे उस लड़की से कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन रूही को देखकर कभी लगा नहीं कि वो एक मर्डर की बेटी हो सकती है। विदित अपने दिल की सारी बातें अदिति के सामने कहे जा रहा था। उसके दिल में विराट के लिए कितनी नफरत पैदा हो रही थी ये सोच सोचकर अदिति बहुत परेशान थी। उधर होटल के अंदर विराट रघुवंशी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर रूही के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपने असली माँ बाप के कातिल विराट को समझने की वजह से रूही इस बात से बहुत खुश थी कि चाहे किसी भी इल्जाम में से ही आगे विराट रघुवंशी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही गया था। तभी रूही ने एक नंबर पर कॉल करते हुए कहा, थैंक यू बोलोगे आप मेरा? आखिर विराट रघुवंशी को जेल पहुंचाने में मैंने भी बहुत हेल्प तो की है ना, थोड़ी बहुत हेल्प तो की है ना। सामने से एक आदमी की आवाज है, थैंक यू सो मच, तुमने अपना बदला भी पूरा कर लिया और मेरा काम भी हो गया। वैसे इस काम के बदले पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें। रूही क्या हुआ? गुस्से से लाल हो गई। उसने बड़ी ही शातिर तरीके से उस आदमी से कहा, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। वैसे भी द ग्रेट विराट रघुवंशी की बेटी हूँ, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के वारिस मैं ही तो हूँ। तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि वो कभी जेल से बाहर न पाए। सामने से फोन पर बात कर रहे आदमी ने जोर से उठाका मारा और रूही से कहा कि जिस केस में विराट फंसा था उससे बाहर निकलना नामुमकिन था। ये कहकर उस आदमी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रूही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने विराट को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर एक बहुत बड़ा काम किया था। और उधर अदिति अब इस बात को परेशान थी कि विदित के दिल में अनजाने में ही विराट के लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विदित कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वहीं नव्या के लैपटॉप में वो तस्वीर देखने के बाद काव्या ने जल्दी से उस पैकेट को देखा जिसे उसने डस्टबिन से निकाला था और उसे खोलते ही उसकी आंखें डर और हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से उस पैकेट को अपने हैंडबैग में छिपा लिया और अपने कमरे से का दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। काव्या ने अपने घर के डस्टबिन में मिले हुए उस पैकेट से निकली हुई किसी चीज
को अपने हैंडबैग में रखा। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। वो इस बात की निशानी थी कि जरूर कोई ऐसा सुराग मिला था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डर गई थी। काव्या ने एक नजर अपने बेड पर सोई हुई नव्या के चेहरे की तरफ देखा और फर्म मन अपने आप से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मैं सोच रही हूँ वो शायद गलत है, लेकिन मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कल सुबह सबसे पहले मैं इसी बात की सच्चाई का पता लगाऊंगी। लेकिन अगर ये सही हुआ तो कुछ देर के बाद काव्या ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर भाग चुकी थी। उसे अब सुबह के होने का इंतजार था, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा था उस बात का गहराई से पता लगा सके और उसके पीछे छुपे हुए सच या झूठ को सामने ला सके। उधर दूसरी तरफ विराट के लोग अपने होने की वजह से अदिति ने पूरी रात जागते हुए बिता दी। वो रात भर यही सोचने में लगी हुई थी कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे विराट निर्दोष साबित हो जाए। अदिति जानती थी कि यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि विराट पर ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा था और ऐसे केस में इतनी आसानी से जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं था। वहीं विदित को इस बात पर नफरत हो रही थी कि उसकी इतनी अच्छी दोस्त रूही के डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह जब विदित कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि अदिति डाइनिंग टेबल के पास बहुत ही उदास बैठी हुई थी। यह देखकर विदित ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आपके उदास होने से क्या हो जाएगा? जिसने गलती की है उसे सजा मिल रही है, आपको तो खुश होना चाहिए मॉम। सिर्फ मुझे ब्लड डोनेट कर देने से वो अच्छा इंसान नहीं हो जाते हैं। अदिति ने एक नजर अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी नजरों में अपने ही डैड के लिए ढेर सारी नफरत थी। अदिति ये सोचकर डर रही थी कि अगर इस हालत में उसने विदित को सच बताया तो क्या वो भी कभी विराट के लिए अपने दिल में इज्जत पैदा कर पाएगा? क्या वो कभी उसे प्यार कर पाएगा? क्योंकि इस हादसे में अनजाने में ही विदित के दिल में विराट के लिए बहुत गहरी नफरत पैदा कर दी थी। अदिति ने उदास आवाज में विदित से कहा, देखो तुम इस बारे में रूही से कुछ मत कहना, उसके डैड है वो। अगर तुम उससे कुछ भी डिस्कस करोगे तो उसे बुरा लगेगा। विदित ने अपना कॉलेज बैग उठाया और घर से बाहर निकलते हुए अपनी मॉम से वादा किया कि वो रूही से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। विदित ने भी अपने घर से बाहर कदम रखा ही था कि तभी अचानक कुछ याद करके वे वापस लौट कर आया। उसने अदिति को आवाज लगाना शुरू किया। उसे इस तरह आवाज लगाते देख अदिति हड़बड़ाकर अपने कमरे से बाहर आई। विदित ने अदिति के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर आखिर देखते हुए पूछा, मॉम क्या कह रही थी आप? विराट और रघुवंशी रूही के डैड, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है मॉम? ऐसा हो ही नहीं सकता। विदित की बात सुनकर अदिति हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विदित इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कैसे बोल रहा था। जहाँ तक अदिति जानती थी रूही विराट की बेटी थी और अदिति ने बड़ी हैरानी से विदित से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? विराट रघुवंशी रूही की डेड है बेटा, वो मुझसे एनजीओ में आकर मिले थे और उन्होंने खुद मुझे बताया कि रूही उनकी बेटी है। विदित ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से हंसते हुए कहा अपनी मॉम से, उन्होंने कहा विराट रघुवंशी और रूही सिंघानिया बाप बेटी कैसे हो सकते हैं? आप जानते हैं रूही का सरनेम सिंघानिया है और उसने खुद बताया था कि वो उसके रियल डैड नहीं है मॉम। उसके रियल मॉम डैड की तो बचपन में ही डेथ हो चुकी है। अचानक से जैसे वक्त थम सा गया, अदिति के हाथ पैर सून पड़ गए। ऐसा लगा जैसे वो पत्थर की मूर्त में तब्दील हो चुकी थी। उसकी उसे में खून जम सा गया था। इतना बड़ा सच आज अचानक ही उसके सामने आ गया। विदित ने अदिति से कहा कि बीती रात विराट के बारे में बात करते वक्त उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि वो इस बात को भूल गया था। अदिति इस सोच में थी कि जब से उसकी विराट से मुलाकात हुई थी तब से वो यही समझते थे कि विराट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और रूही उसकी अपनी औलाद थी। लेकिन हाँ, जब अदिति ने उसे बताया कि रूही दरअसल विराट की बेटी नहीं है तो अदिति के होश उड़ गए। उसने अपने आप पर पछतावा होने लगा। उसने विदेश से कॉलेज जाने को कहा और मन ही मन फैसला किया कि वे इस बारे में खुद पता करेगी। विदित के घर से बाहर जाते ही अदिति बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलतफहमी उसे कैसे हो गई थी। अदिति ने परेशान होते हुए अपने आप से कहा, इसका मतलब मैं गलत समझती थी, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। मैंने विराट पर भरोसा नहीं किया, वो प्यार करने लगा था मुझसे। मैंने कैसे सोच लिया कि वो किसी और का। ओ गॉड, मुझे कैसे भी करके विराट को बचाना होगा। अब अदिति का दिल विराट से मिलने के लिए तड़प उठा। वो मन ही मन इस बात का फैसला कर चुकी थी कि चाहे विराट कुछ भी कहे, उसे विराट को यह सच बताना ही होगा कि विदित कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का बेटा है। उसके रोगों में खुद विराट रघुवंशी का खून बहता है। उधर काव्या नव्या को कॉलेज भेजने के बाद ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसे इस तरह पर जल्दीबाजी करते देख दक्ष को कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन दक्ष और काव्या के बीच बातचीत इतनी कम होती थी कि उसने इस बारे में कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझे। काव्या ने अपने घर में काम करने वाली मेड से कहा, मेरे लिए जल्दी से कॉफी बनाओ, बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। दक्ष ने हैरान होते हुए काव्या की तरफ देखा और उससे पूछा, अभी तो सिर्फ 9 बजे है काव्या, तुम तो रोज 11 बजे ऑफिस जाती हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? दक्ष का सवाल सुनते ये काव्या अचानक से घबरा गई, लेकिन उसने दक्ष को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस एक जरूरी मीटिंग होने का बहाना करके वो जल्दबाजी में वहां से निकल गई। काव्या के जाने के बाद दक्ष ब्रेकफास्ट करने में बिजी हो गया। दक्ष ने मेरे से ये जानने की कोशिश की कि काव्या की घबराहट और उसकी जल्दबाजी के पीछे कोई खास वजह थी।
इसके जवाब में मैडम ने दक्ष को बताया, वो मैडम कल रात से ही परेशान है, कल भी पूरी रात उन्होंने ऑफिस का कौन काम किया था। अरे हाँ, आपने डस्टबिन में जो पैकेट फेंका था ना साहब, उसके बारे में वो पूछताछ कर रही थी। ये बात सुनती दक्ष ने चौंकते पूछा, वो पैकेट कहाँ है? और मैडम ने उसके बारे में क्या पूछा? जाओ जल्दी जाकर डस्टबिन में चेक करो, मैंने तुमसे कहा था ना, उसे घर से बाहर फेंक दो। उधर काव्या तेज रफ्तार में अपनी कार चलाकर जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहती थी। उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा था जिसमें पुलिस तक पहुंचाकर वो बुलेट को बचा सकती थी। दूसरी तरफ अपने घर से एनजीओ के लिए जाने को तैयार अदिति के पास इंस्पेक्टर तेजन कोहली का कॉल आया। अदिति मैडम, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, विराट रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमें आपसे एक लड़की मेरा मतलब रितु के बारे में कुछ बातचीत करनी थी, और उसके बाद केस कुछ आपको गुनहगार आपकी आंखों के सामने ही। ये बात सुनती ही अदिति घबरा गई। उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि अब विराट को बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी घबराहट में अदिति ने अपनी कार निकाली और वे भी पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर के बाद जब अदिति पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने इंस्पेक्टर तेजेंद्र कोहली को सारी बातें बता की। इंस्पेक्टर कोहली ने अदिति को बताया कि जिस भी सिम कार्ड का किडनैपिंग केस में इस्तेमाल हुआ था वो सब विराट रघुवंशी और उसकी कंपनी के नाम पर थे, और साथ ही साथ जितने भी कंटेनर लड़कियों की सप्लाई के लिए काम में लिए गए थे वो सभी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के ही थे। रितु की डेड बॉडी जहां पर मिली थी वहां भी विराट के खिलाफ काफी सारे सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए थे। उन सब बातों के आधार पर ही विराट रघुवंशी को असली गुनाहगार साबित करने के लिए अरेस्ट किया गया था। अदिति इंस्पेक्टर तेजन कोहली के साथ केस की जानकारी लेने में व्यस्त थी, तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और एक जानी पहचाने आवाज सुनकर अदिति न केवल हैरान है कि बल्कि उसे समझ नहीं आया कि वो उसका सामना कैसे करे। दरअसल काव्या पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और उसने इंस्पेक्टर कोहली से कहा, हमारे पास सबूत है इंस्पेक्टर साहब, और एक ऐसा सबूत है जो बहुत जल्दी आपको असली गुनाहगार तक पहुंचा सकता है जिसे आपने अरेस्ट किया है ना, शायद वो अपने असली गुनाहगार नहीं है। अदिति ने पलट कर देखा और तभी काव्या की नजर भी अदिति पर पड़ी। दोनों बहनें आज बरसों के बाद एक दूसरे के सामने थी। अदिति जिसके दिल में कभी भी काव्या के लिए नफरत नहीं थी, और काव्या जो अपनी हालातों का जिम्मेदार हमेशा से अदिति को मानती थी। एक दूसरे के सामने देखकर वो दोनों पूरी तरह से चौंक गई। काव्या ने जैसे ही अदिति को देखा तो उससे पूछा, ओह, तो इसका मतलब तुम ऑलरेडी मेरे भाई की जिंदगी में लौट कर आ चुकी है, अब और कितना बर्बाद करोगी उसे। सॉरी इंस्पेक्टर के, लेकिन अब शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ रहते मैं कभी विराट को नहीं बचा पाऊंगी। काव्या की इस तरह से बातों को सुनकर इंस्पेक्टर कोहली चौकन्ना हो गया। उसने शक भरी नजरों से अदिति की तरफ देखते हुए देखा और पूछा, जिंदगी में लौट कर आने का क्या मतलब है? अदिति मैडम, क्या आप विराट रघुवंशी के साथ कोई कनेक्शन रखती है? सब तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब साफ साफ जानना चाहता हूँ, बताइए सच क्या है? काव्या की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर तेजेंद्र कोहली ने जब अदिति से उसकी और विराट के रिश्ते के बारे में सवाल जवाब करना शुरू किया तो अदिति समझ चुकी थी कि अब उसके पास फिर इंस्पेक्टर कोहली को सही सही जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पहले तो बहुत सारी गलतफहमियां इन रिश्तों को तबाह कर चुकी थी। अदिति को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो चुका था कि शायद विराट को वो जेल की सलाखों से कभी बाहर ना निकाल पाए, लेकिन अब वो ना वो कोई झूठ बोलना चाहती थी ना कुछ छुपाना चाहती थी। अदिति ने एक नजर काव्या के चेहरे की तरफ देखा और बेहद धीमी आवाज में इंस्पेक्टर कोहली को बताया, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, लेकिन ये बात सच है, मेरा और विराट रघुवंशी का एक पुराना रिश्ता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड है, लेकिन पिछले 16 साल से हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते। जब अदिति ने अपने और विराट के रिश्ते का सच इंस्पेक्टर कोहली को बताया तो इंस्पेक्टर कोहली ने उससे पूछा कि क्या इसलिए वो विराट को बचाने की कोशिश मैं इंस्पेक्टर से बार बार ये कह रही थी कि विराट इस केस में शामिल नहीं हो सकता था। अदिति ने इंस्पेक्टर से कहा कि वो विराट को अच्छी तरह से जानती है और उसे सही नहीं लगता कि वो इस तरह का गुनाह कभी कर सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर अब अदिति की बात सुनने को तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच चल रही बहस को सुनकर काव्या ने कहा, लॉयर है हम, और हमने दिल्ली शहर के बड़े बड़े लोगों को अच्छे अच्छे केस सोल्व किए हैं हम वैसे तो डॉक्टर अदिति शर्मा से मेरा कुछ खास लगाव नहीं है इंस्पेक्टर कोहली, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि यह सच कह रही है, विराट रघुवंशी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसे फंसाया जा रही है। इंस्पेक्टर कोहली ने बड़े ही ध्यान से काव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता मैडम, लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कहीं आपका भी उनसे कोई पारिवारिक ताल्लुक नहीं? इंस्पेक्टर कोहली की बात सुनकर काव्या हंसने लगी और उसने बेधड़क होकर इंस्पेक्टर कोहली को बता दिया कि विराट कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, लेकिन इस वक्त वो उसे किसी भाई के नाते नहीं बल्कि एक बेगुनाह इंसान होने के नाते बचाने आई थी। काव्या की बात सुनकर अदिति के दिल में भी उम्मीद से जाग उठी जब उसे पता चला कि काव्या के पास कोई सबूत है जिससे विराट को बचाया जा सकता है। तो उसने बड़ी उम्मीद के साथ काव्या के चेहरे की तरफ देखा, क्या सच में काव्या तुम विराट को बचा सकती हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बचा तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बेहद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, अदिति शर्मा। और इतना कहने के बाद काव्या ने उस पैकेट
के अंदर रखी हुई चीज निकालकर इंस्पेक्टर कोहली को देकर कहा कि ये उसे सकता कि ये वो चीज हत्यारे से जुड़ी हुई है। जब इंस्पेक्टर कोहली ने काव्या से पूछा कि वो सबूत उसे कहाँ से मिला तो काव्या ने झूठ बोल दिया। उसने कहा किसी अनजान शख्स ने उसे ये ला कर दिया था, क्योंकि काव्या किसी भी हालत में इस केस का रुख अपने घर यानी कि दक्ष और नव्या की तरफ मोड़ना नहीं चाहती थी। इंस्पेक्टर को सबूत देने के बाद काव्या फिर से पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। अदिति उससे बात करना चाहती थी, इसलिए इंस्पेक्टर कोहली की से परमिशन लेकर उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और काव्या की गाड़ी का पीछा करने लगी। लेकिन काव्या अदिति से बात नहीं करना चाहती थी। वो दोनों पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर निकले थे। रास्ता सुनसान था। तभी अचानक अदिति ने देखा कि तेज रफ्तार में एक ट्रक दूसरी तरफ से काव्या की कार की तरफ चला आ रहा था। पहले अदिति ने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि वो ट्रक शायद जानबूझकर काव्या की कार को कुचलने के लिए आ रहा था। ये देखते ही अदिति ने अपने कार की रफ्तार को बढ़ाया और अचानक से उस ट्रक के सामने ला दिया। ट्रक वाले को समझ में आ गया था कि जिसे वो अपना निशाना बनाना चाह रहा था। दरअसल वो उसे चूक गया था और इसलिए उसने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन अचानक हुई इस घटना की वजह से काव्या ने घबराकर जोर से ब्रेक मारकर अपनी कार को रोका। अदिति की कार एक पर से टकरा कर रुक गई थी। ये देखते फिर काव्या अपनी कार से उतर कर नीचे आई और अदिति के पास पहुंची। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम जान देना चाहती हो तो कहीं और जाकर दो ना। अब क्या इस बार का इल्जाम भी मेरे सिर पर लगाना चाहती हो? अदिति काव्या की आंखों में गौर से देखने लगी। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से पूछा, क्यों करती हो तुम मुझसे इतनी नफरत? क्यों काव्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुमसे? तुमने कहा कि मैं तुम सबकी जिंदगी में कभी लौट कर ना आऊं। मैं नहीं आई। आज 16 साल बाद हम सबका इस तरह वापस से मिलना सिर्फ किस्मत का खेल है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इससे पहले कि काव्या अदिति की बात का कोई जवाब दे पाती, अचानक से उसके मोबाइल पर नव्या का कॉल आया। काव्या ने फोन उठाकर कहा, यस नव्या। हाँ प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई थी। अच्छा, तुम अभी क्लास में ध्यान लगाओ। ओ अच्छा, विदित के साथ हो? ओके ओके। काव्या को फोन पर बात करते देख नव्या विदित का नाम सुनकर अदिति चौंक गई। उसने इस बारे में जब काव्या से पूछा तो उसने बताया कि नव्या उसकी अडॉप्टेड बेटी थी और विदित वो लड़का जिससे वो प्यार करती थी। ये सुनते ही अदिति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने काव्या को समझाने के अंदाज में कहा, देखा काव्या, जिंदगी ने हमें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम तो शायद ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी नव्या किसी और से नहीं बल्कि मेरे बेटे विदित से प्यार करती है। ये सुनते ही काव्या चौंक गई। उसने हैरान नजरों से अदिति के चेहरे की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अदिति का बेटा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त अदिति घर छोड़कर गई थी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। इस बात की खबर खुद काव्या को भी नहीं थी। काव्या ने जब इस बारे में अदिति से पूछा तो अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने काव्या का हाथ पकड़कर उसे कहा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया हो ना काव्या, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन काव्या के दिल की नफरत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वो अदिति की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अदिति से कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम था और वो उससे बाद में बात करेगी। इतना कहकर काव्या वहां से जाने लगी। अदिति ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन काव्या वो रुकने को तैयार नहीं थी। काव्या के दिल में इस वक्त बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर विदित अदिति का बेटा था तो वे जल्द से जल्द नव्या को उससे दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि काव्या किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का रिश्ता अदिति के बेटे के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी। अभी तक उसके दिल में अदिति के लिए नफरत खत्म नहीं हुई थी। काव्या ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा, उसे दक्ष के किसी से फोन पर बात करते हुए आवाज सुनाई दी, मैंने तुमसे कहा था ना वो बचने नहीं चाहिए। नफरत करता हूँ मैं उसे। 16 साल से बीवी बनकर मेरे घर में रही है, लेकिन बीवी जैसा कोई काम नहीं किया उसने। अब तो उसकी शकल देख देख कर पक गया हूँ। यार खत्म कर दो उसे। अरे एक बार बच गई तो क्या हुआ? तुम्हारा ट्रक दोबारा भी तो उसे निशाना बना सकता है ना। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि जिस ट्रक से अदिति ने उसे बचाया था वो ट्रक दरअसल उसकी ही जान लेने के लिए आ रहा था और उसे मारने के लिए। ये सारी प्लानिंग खुद दक्ष ने की थी, क्योंकि वो उसे नफरत करता था। जैसे जैसे दक्ष फोन पर बातें करता जा रहा था वैसे वैसे उसकी बातें सुनकर काव्या का डर और उसके अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर चिल्लाते हुए अपने आप से कहा, नफरत करता हूँ मैं तुमसे काव्या से, बेहद नफरत। तुमने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। मैं सिर्फ अदिति से प्यार किया है और तुम्हें बर्दाश्त अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें वकालत करने का। आज तुम्हारी आखिरी वकालत होगी। इतना कहकर दक्ष अपने कमरे से बाहर की तरफ निकलने लगा। काव्या समझ गई थी कि अगर दक्ष को उसके वहां होने का एहसास होगा तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। काव्या जल्दी से जल्द दबे पैर वहां से निकल गई। अब उसे किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी और वे चाहते थे कि इस दुनिया में अदिति एक ऐसी इंसान थी जो इस वक्त उसकी मदद कर सकती थी। दक्ष की नजरों से बचते हुए काव्या अपने घर से बाहर निकली और अपनी कार स्टार्ट करके सीधे अदिति के एनजीओ पहुंची। एक बार फिर से काव्या को अपने सामने देखकर अदिति चौंक गई। उसने काव्या को से उसके वहां होने की वजह पूछी, लेकिन इस बार काव्या का अंदाज बदला हुआ था। वो अदिति से नाराज
नहीं थी, बल्कि बुरी तरह घबराई हुई डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अदिति ने उसे बैठने के लिए कहा और उससे पूछा, क्या हुआ काव्या? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, सब ठीक तो है ना? काव्या ने अदिति का हाथ अपने हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो दीदी, हम अपनी जिंदगी में हर बार कुछ भी बुरा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझते रहे। हमें माफ कर दो प्लीज। आज जब हमें समझ में आ गया कि हमारा दुश्मन तो इतने सालों से खुद हमारे साथ रह रहा था। अदिति को ये बात समझ में नहीं आई और उसने काव्या से पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रही है। अदिति का सवाल सुनकर काव्या ने उसे बताया कि दक्ष और उसका रिश्ता एक बेहद अजीब गरीब मोड़ पर था। पिछले 16 सालों में उन्होंने कभी एक दूसरे के बीच की दूरी को खत्म नहीं किया था। काव्या और दक्ष की कोई संतान इसलिए नहीं थे क्योंकि वे कभी एक दूसरे के करीब आए ही नहीं। नव्या को उन्होंने इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि उनकी जिंदगी में एक औलाद की कमी ना रहे। दक्ष ने काव्या से शादी तो कर ली थी लेकिन उसके दिल से कभी अपनाया नहीं था। आज जब इस बारे में अदिति को पता चला तो काव्या की जिंदगी को इस तरह बर्बाद होते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। साथ ही उसे दक्ष पर बहुत गुस्सा आ भी आ रहा था। एक वक्त पर दक्ष उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था लेकिन आज तभी काव्या ने घबराई हुई इसी आवाज में अदिति को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर न केवल अदिति चौंक गई बल्कि बुरी तरह से डर भी गई। काव्या ने अदिति को बता दिया कि घर पहुंचने के बाद उसने किस तरह दक्ष की बातें सुनी थी और उसे पता चल गया था कि दक्ष उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन ये बात सुनकर अदिति को ना काव्या की बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। आखिरकार दक्ष उसका पुराना दोस्त था और जहाँ तक अदिति दक्ष को जानती थी वे किसी की जान नहीं ले सकता था। अदिति ने काव्या से एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? काव्या के दक्ष तो काव्या के दक्ष तुम्हें मारना चाहता है। काव्या के चेहरे पर डर छाया हुआ था लेकिन आंखों में गजब का गुस्सा दिख रहा था। उसने अदिति की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हमने खुद अपने कानों से सुना है और जानती है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह हो तुम। आज भी वो तुमसे प्यार करता है और इसलिए हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता। बरसों पहले ही उसने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि तुम घर छोड़कर चली गई थी। इसीलिए हम तुमसे नफरत करते थे लेकिन आज हमें समझ में आया कि गलत तुम नहीं, गलत तो दक्ष। कोई आपसे नफरत करे या प्यार, हम इसमें आपका कसूर कैसे हो सकता है? अदिति काव्या की बात सुनकर इमोशनल हो गई थी जब उसे इस बारे में पता चला कि दक्ष ने काव्या से शादी करने के कुछ ही दिनों बाद उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो अदिति से प्यार करता था। तो हमने तो न केवल अदिति हैरान रह गई बल्कि अब उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से नफरत होने लगी थी। अदिति ने बेहद नाराजगी भरे अंदाज में काव्या से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दक्ष ये सब कर सकता है। आखिरी बार उसने मुझसे वादा किया था कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरे और विराट के रिश्ते में दूरियां आए या किसी को तकलीफ पहुंचे। उसके बाद जब काव्या ने अदिति से यह पूछा कि वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी तो अदिति ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अदिति ने उसे बताया कि किस तरह से एक अनजान आदमी ने लेटर दिया और उस पर लिखा था कि वे कभी लौटकर रघुवंशी हाउस ना आए क्योंकि विराट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। काव्या ने भी अदिति को बताया कि किस तरह उसके चले जाने के बाद विराट कई महीनों तक सदमे में रहा था, किस तरह अमित रघुवंशी की मौत हुई थी और किस तरह धीरे धीरे विराट के दिलों में अदिति और बाकी के लोगों के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। बीते वक्त की बातों को जानने के बाद अदिति ने काव्या को रूही के बारे में पूछा। तब काव्या ने उसे बताया कि वो रूही के बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि जिस वक्त विराट ने रूही को अडॉप्ट किया था उससे पहले काव्या लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ चुकी थी। आज अदिति के सामने बीते वक्त ये सारी घटनाएं आ चुकी थी। उसके घर छोड़कर आने के बाद विराट की जिंदगी में क्या हुआ और किस तरह दक्ष और काव्या का रिश्ता खराब हुआ, ये सारी बातें आज अदिति को पता चल गई। और ये सब जानने के बाद उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ ये तकलीफ ही पहुंच रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा महसूस हो रहा था। अदिति ने बेहद दुखी होते हुए कहा, गलत मैंने किया, मुझे सब कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो सच विराट को बता देना चाहिए था। काव्या ने हैरान होते हुए अदिति से सवाल किया, कौन सा सच, किस सच की बात कर रही हो तुम? लेकिन इससे पहले कि अदिति काव्या के सवाल का जवाब देती इंस्पेक्टर कोहली का कॉल अदिति के फोन पर आया। कोहली ने उसे बताया, मैडम एक बहुत बड़ा सुराग मिला है हमें। काव्या और मैडम ने जो फोटो और सबूत दिया था उस पर पता चला है कि शायद इस खेल का खिलाड़ी कोई और ही है, विराट रघुवंशी नहीं। ये बात सुनते ही अदिति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। विराट के इस केस से बाहर निकलने की एक उम्मीद उसके दिल में जागने लगी। उसे लगा कि अब बड़ी ही आसानी से वो और काव्या मिलकर विराट को बचा लेंगे। लेकिन तभी इंस्पेक्टर कोहली ने एक और बात अदिति को बताई, लेकिन मैडम यह प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि मिनिस्टर साहब का बहुत प्रेशर है इस केस को लेकर। अगर एक बार ये फैसला विराट रघुवंशी के खिलाफ होगा तो दोबारा इसे बदलना काफी मुश्किल हो सकता है। इतना कहकर इंस्पेक्टर कोहली ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यह सारी बात जब अदिति ने काव्या को बताई तो काव्या का सातिर दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने अदिति से कहा, तुम्हारा बेटा विदित और नव्या दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ना? और उसी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त तस्वीर उन्होंने क्लिक की थी। हो सकता है उन वीडियो और फोटोज में से हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे असली कातिल का पता चल सके और विराट बच जाए। अदिति को काव्या की बात सही लगी।
उसने कहा कि वे जल्द से जल्द नव्या और विदित को घर बुला लेगी ताकि उन दोनों के पास जो भी डाटा मौजूद था उसकी मदद से वे ये पता करने की कोशिश कर सके क्या उनके पास विराट को बचाने के लिए ऐसा कोई सबूत था या नहीं। अदिति ने जल्दी से विदित को कॉल किया और नव्या को अपने साथ घर लेकर तुरंत आने के लिए कहा। कुछ ही देर के बाद जब विदित के साथ नव्या अदिति के घर पहुंची तो काव्या को वहां पर देखकर हैरान है कि उसने हैरान होते हुए काव्या से पूछा, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? आप विदित की मोम को जानती है क्या? काव्या ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, अभी इन सब सवालों का वक्त नहीं है नव्या, तुम दोनों मुझे अपना वो प्रोजेक्ट दिखाओ जिसमें एनजीओ और किडनैपिंग की सारी डिटेल है। विदित ने बिना कोई सवाल किए अपना लैपटॉप ऑन किया। उस प्रोजेक्ट की फिल्म काव्या की आंखों के सामने स्टार्ट कर दी। काव्या बड़े गौर से हर एक फोटो और वीडियो को देख रही थी लेकिन उसकी पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा था। काव्या ने परेशान होकर उस फिल्म को बंद कर दिया और फिर अदिति से बोली, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है हमें ये इंस्पेक्टर कोहली को दिखाना चाहिए। अदिति तुम अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इतना कहकर अदिति और काव्या नव्या और विदित को वहीं पर छोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। कुछ देर के बाद जब अदिति और काव्या दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर तेजन कोहली ने उनसे उनके वहां आने की वजह पूछी। इस सवाल के जवाब में काव्या ने उसके सामने विदित का लैपटॉप ऑन करके वह फिल्म चला दी जिसमें शायद उन्हें विराट को बचा सकने के लिए कोई सबूत मिल सकता था। इंस्पेक्टर कोहली बड़ी ही बारीकी के साथ उस फिल्म को देखने लगा था और तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ी। इंस्पेक्टर कोहली ने उस फोटो को जम गया और कुछ सोचते हुए कहा, मुझे याद आ गया है, मैंने ऐसी बिल्डिंग कहीं देखी है। ये किसी बिल्डिंग का बैक साइड है और उसके ठीक सामने एक होटल है। तस्वीर को और ज्यादा जूम किया गया। वहां पर किसी होटल का बड़ा सा साइन बोर्ड था लेकिन सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर कोहली लगातार अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था। उसे वो जगह काफी जानी पहचानी लग रही थी लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ की थी। लेकिन तभी अचानक काव्या का साथी दिमाग बिजली की गति से दौड़ा। उसने लपक कर कहा, ये तो दक्ष के हॉस्पिटल का बैक साइड है। मतलब यहाँ वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक होटल है, उसका जैसा लग रहा है। इसका मतलब जो भी शख्स इसमें शामिल है वो होटल से कुछ ना कुछ ये ताल्लुक रखता है। काव्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर कोहली के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, वाह मैडम, आपको लॉयर नहीं जासूस होना चाहिए था। क्या खूब पहचाना आपने, आप सही कह रही है। हमें जल्द से जल्द जाकर इस जगह पर तहकीकात करनी होगी। और इतना कहकर इंस्पेक्टर कोहली ने अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहा। अदिति और काव्या दोनों ही बेहद खुश थे। इंस्पेक्टर कोहली को सबूत देने के बाद काव्या और अदिति दोनों ही जब घर लौट कर आए तो विदित और नव्या की सवालिया नजरों का सामना उन्हें करना पड़ा। वो दोनों जानती थी कि विदित और नव्या के दिल में ढेरों सवाल थे। विदित ने अदिति को उसे पूछा, मोम, आप नव्या की मोम को कैसे जानती है और आप लोग आखिर क्या कर रहे हैं? आप लोग विराट रघुवंश को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अदिति ने अब तक ये सच काव्या को भी नहीं बताया था कि विदित विराट का बेटा है और अब भी उसने विदित को ये नहीं बताया क्योंकि विदित के दिल में विराट के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए काव्या का हाथ थामा और विदित से कहा, जानते हो विदित, नव्या की मोम यानी कि काव्या कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। मेरा बचपन मेरा मतलब सही नहीं बल्कि एक तरह से खून से भी बढ़कर रिश्ता है हम दोनों के बीच। अदिति की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा उठी। उसने आगे बढ़कर अदिति को गले से लगा लिया। आज उसके दिल की सारी नफरत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नव्या और विदित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे दोनों बस हैरानी से काव्या और अदिति की तरफ देख रहे थे। उधर इंस्पेक्टर कोहली अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए होटल तक पहुंच चुका था जिस होटल में उसके गुनाहगार के होने का शक था। लेकिन उस काफी जांच पड़ताल के बाद भी उन्हें वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि उस गुनाहगार का उस होटल से कोई कनेक्शन था। ये सुनकर काव्या बेहद परेशान हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग सा डर और घबराहट भी थी। काफी देर तक अदिति के घर रहने के बाद नव्या ने काव्या से कहा, आंटी अब हमें घर चलना चाहिए ना, ये काफी देर हो गई है, अंकल वेट कर रहे होंगे। लेकिन दक्ष का जिक्र होते ही काव्या के दिल में सुबह वाली बात घूमने लगी। वो जानती थी कि दक्ष उसकी जान लेना चाहता है और ऐसी हालत में घर जाना उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन ये बात काव्या चाहकर भी नव्या को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने अपने आप को अंदर ही अंदर हिम्मत देते हुए नव्या के साथ घर जाने का फैसला किया। ये सुनकर अदिति भी डर गई। उसने काव्या को अकेले में बुलाकर उसे समझाते हुए कहा, कोई बात जरूरत नहीं उस घर में जाने की काव्या, वहां जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है वो आदमी कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन अदिति की बात सुनकर काव्या इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अदिति का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, वैसे भी जी कर क्या करेंगे हम, कोई हमें प्यार नहीं करता, तुम करती थी लेकिन हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा। वैसे हमें नहीं लगता कि वो नव्या के साथ रहते हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। इस दौरान नव्या को रूही की चिंता सता रही थी। बड़ों की बातों और परेशानियों के बीच किसी के ध्यान में भी नहीं आता कि रूही इस वक्त कैसी होगी। Thanks for watching. Bye bye.